साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 6 दिवसीय अफ्रीका देशों की यात्रा समाप्त हो गई है। अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा करने के बाद ही राष्ट्रपति मुर्मू भारत आ गई हैं और भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला के और इसके साथ ही बोत्सवाना की अपनी राजकीय यात्रा पूरी करने के बाद दिल्ली पहुंची। आपको बताते चले कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 दिवसीय अफ्रीका देशों की यात्रा पर थी और इस क्रम में ही राष्ट्रपति 4 दिन अंगोला की यात्रा पर थी। इसके बाद 2 दिन की यात्रा के लिए मंगलवार को ही बोत्सवाना रवाना हुई। बोत्सवाना दौरे के दौरान ही राष्ट्रपति ने बोत्सवाना के राष्ट्रपति डुमा बोको के साथ कई अहम बातें भी की हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि राजकीय यात्रा के अंतिम दिन ही राष्ट्रपति मुर्मू ने गुरुवार को ही बोत्सवाना के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री के साथ कई अहम बैठकें की हैं। दोनों नेताओं ने भारत और बोत्सवाना के विशेषज्ञों की ओर से घांजी क्षेत्र से पकड़े गए चीतों को क्वारंटाइन और इसके साथ ही केंद्र में छोड़े जाने के दृश्य को भी देखा है और यह कार्यक्रम प्रोजेक्ट चीता के तहत ही बोत्सवाना की ओर से भारत को 8 चीतों के प्रतीकात्मक दान का भी प्रतीक बताया है। आपको बता दें कि ये आयोजन वन्य जीव संरक्षण में ही भारत बोत्सवाना सहयोग में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। वहीं राष्ट्रपति भवन की तरह से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा एक पोस्ट में बताया गया है कि दोनों नेताओं ने उल्लेखनीय विकास पथ पर भारत की सराहना की है और इन बैठकों में रणनीतिक क्षेत्रों में भारत बोत्सवाना के स्थायी सहयोग को और मजबूत और गहरा करने के लिए आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अंगोला की राजधानी लुआंडा में भी भारत के राजदूत द्वारा ही आयोजित एक स्वागत समारोह में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत अंगोला साझेदारी, समानता, आपसी विश्वास और इसके साथ ही प्रगति की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि व्यापार, निवेश और लोगों के बीच में संबंधों को और मजबूत करने के लिए अपार अवसर मौजूद है। उन्होंने अंगोला में ही भारतीय समुदाय के सदस्यों से भारत और अंगोला की साझा समृद्धि को साकार करने के प्रयासों में भी सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना की बात करें तो सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। वहीं पर महागठबंधन शुरुआती रुझानों में कांटे की टक्कर देने के बाद से ही लगातार पिछड़ती दिखाई दी। आपको बता दें कि एनडीए को ऐतिहासिक जनसमर्थन पर पार्टी का कहना है कि ये जीत अप्रत्याशित नहीं है और ये पहले भी कहा जा चुका था कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा था कि हमने कहा था 65 बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में एनडीए की क्रांति दिख रही है और मोदी नीतीश करारी लहर देखी जा रही है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी की ओर दिख रही है और जेडीयू को भी बम्पर सीटें मिली है, जबकि विपक्ष का सुपड़ा साफ हुआ है। बहुत कम सीटें आई हैं। महागठबंधन ध्वस्त होता नजर आ रहा है और इसके साथ ही प्रशांत किशोर की पार्टी को बिहार ने रिजेक्ट कर दिया है। बिहार की ऐतिहासिक जीत आखिर क्यों चली? एनडीए की ऐसी लहर की जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिहार चुनाव या फिर कहे बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट, जहां विपक्ष ने पूरा दम दिखाया और गठबंधन बनाया। आपको बता दें कि नतीजे की सुबह जब हुई तो फिर आंकड़े एक ही बात कह रहे थे, बिहार में एनडीए की सुनामी आई है और ऐसा समर्थन मिला जैसा पहले कभी नहीं मिला देखा गया। लेकिन सवाल वही, इतनी भारी जीत क्यों मिली? कौन कौन से फैक्टर हावी रहे? क्या था वो सामाजिक समीकरण जिसने पूरा चुनावी गणित बदल दिया? क्या वास्तव में महिलाओं ने इस बार तय कर दिया था कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी? और क्या मोदी फैक्टर अब भी उतना ही मजबूत है? और इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
यह कोई साधारण चुनाव नहीं था। यह था बिहार की राजनीतिक दिशा बदलने वाला चुनाव, जहां मुकाबला था कई मोर्चों पर, सामाजिक समीकरणों पर, महिला भागीदारी पर, विकास बनाम बदलाव की बहस पर और अंत में विश्वास बनाम अस्थिरता की लड़ाई पर। और इन सभी में एनडीए बाजी मार ले गया। इतना बड़ा जनादेश की पुराने सारे रिकॉर्ड पीछे छूट गए। बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों पर टिकी रही, लेकिन इस चुनाव में पहली बार समीकरणों को सिर्फ संभाला नहीं गया, उन्हें री इंजीनियर किया गया। एनडीए ने उन वोट समूह पर फोकस किया जो लंबे समय से राजनीतिक चर्चा में साइलेंट रहे, जैसे कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, गैर यादव ओबीसी, दलित ग्रामीण महिलाएं। जहां विपक्ष माय समीकरण मुस्लिम यादव के भरोसे चुनाव लड़ रहा था, वहीं एनडीए ने उससे कई बड़ा सामाजिक गठबंधन बनाया। यह गठबंधन वोटों को सिर्फ जोड़ा नहीं, उसने पूरे राज्य में नए राजनीतिक ध्रुवीकरण की नींव रख दी। बीजेपी जेडीयू का यह कोर वोट बेस इतना मजबूत हो गया कि कई वोटों पर मुकाबला शुरू होने से पहले ही तय दिख रहा था। सामाजिक इंजीनियरिंग एनडीए की जीत का पहला स्तंभ बना है। यह चुनाव महिला मतदाताओं का चुनाव था। इतना बड़ा मतदान की एनालिस्ट भी हैरान रह गए। बता दें कि एनडीए की कई योजनाएं जैसे मुफ्त राशन, उज्ज्वला गैस, आवास, स्वास्थ्य बीमा, डीबीटी के जरिए सीधे मदद, इन सभी ने महिलाओं को सीधे प्रभावित किया। लेकिन असली गेम चेंजर रहा महिला रोजगार योजना, जिसमें महिलाओं को 10,000 की नगद सहायता देने का वादा किया गया। यह कोई आम चुनावी घोषणा नहीं लगी, बल्कि एक सीधी आर्थिक राहत जैसे महसूस हुआ। बिहार की 2022 जातीय गणना बताती है कि 34% घर 6,000 या उससे कम मासिक आय पर चल रहे थे। एससी और ईबीसी समुदाय में यह प्रतिशत और अधिक है। ऐसे घरों के लिए 10,000 की रकम एक महीने की कमाई से भी ज्यादा थी। ऐसी महिलाओं ने इस योजना को भविष्य बदलने वाली स्कीम की तरह स्वीकार किया और इसी भरोसे ने कई सीटों पर निर्णायक असर डाला। कई लोग मानते थे कि शराबबंदी का असर अब काफी फीका पड़ गया, लेकिन सच बिल्कुल उलट था। महिलाओं में शराबबंदी के लिए समर्थन अब भी बहुत गहरा है और घर में झगड़े कम हुए, घरेलू हिंसा में कमी आई, पैसे की बचत हुई और परिवार का माहौल बेहतर हुआ। अवैध शराब की चुनौतियां मौजूद हैं, पर सिद्धांत के तौर पर शराबबंदी आज भी महिलाओं के लिए एनडीए की पहचान है। इस चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी का फैक्टर पूरी तरह से प्रभावी रहा। लोगों ने वोट दिया। विकास, सुशासन, राष्ट्र सुरक्षा और सबसे अधिक नेतृत्व की विश्वास पर पीएम मोदी की रैलियां, उनके भाषण, उनका व्यक्तिगत ब्रांड, एनडीए के प्रत्याशी को अतिरिक्त लाभ मिलता गया। कुछ सीटों पर प्रत्याशी कौन है, यह सवाल भी पीछे रह गया, क्योंकि मोदी वोट का केंद्र बन चुके थे। कागज पर विपक्ष का गठबंधन मजबूत दिखता था। आरजेडी, कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की कई पार्टियां मैदान में थीं, लेकिन जमीन पर सामंजस्य की कमी, सीट शेयरिंग का भ्रम और कई सीटों पर लोकल नाराजगी और नोटा और इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों द्वारा वोट कटाव, इन सब ने विपक्ष की रणनीति को कमजोर कर दिया। वोटर लिस्ट विवाद विपक्ष के लिए मुद्दा बन सकता था, लेकिन इसका उल्टा ही असर हुआ। महिला रेशियो 907 से घटकर 892 यानी कि 5.7 लाख नाम कम, विपक्ष ने इसे वोट चोरी बताया, पर महिलाओं ने इसे चुनौती की तरह लिया और अपने नाम चेक किए, दूसरों के नाम चेक कराए और तय किया। इस बार हर हाल में वोट डालना है। नतीजा महिला मतदान और बढ़ गया। गांव में रिकॉर्ड मतदान हुआ, जहां एनडीए ने सड़क, बिजली, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता दी। यह रणनीति सफल रही। ग्रामीण मतदाता, खासकर महिलाएं और युवा, बड़े पैमाने पर एनडीए के पक्ष में खड़े हो गए। 1.80 लाख जीविका दीदियों को बूथ लेवल पर सक्रिय किया गया। फॉर्म भरवाना, वोटरों को बूथ तक लाना और पहली बार वोट करने वालों को समझना, इन दीदियों की वजह से एससी, ईबीसी महिलाएं, युवा महिलाएं, छोटे गांव की महिलाएं पहली बार इतनी संख्या में वोटिंग बूथ तक पहुंची। बीजेपी का पन्ना प्रमुख मॉडल, माइक्रो मैनेजमेंट, डिजिटल और सोशल मीडिया वॉर, इन सब ने वोटरों तक संदेश पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाई। हाई वोल्टेज प्रचार ने पूरे चुनाव को एक तरंग में बदल दिया। सामाजिक तालमेल, महिला वोटरों का ऐतिहासिक भरोसा, मोदी का नेतृत्व, विपक्ष का बिखराव और ग्रामीण मतदाताओं का भारी उत्साह, इन सभी ने मिलकर बिहार में एनडीए को ऐसी जीत दिलाई जो सिर्फ जीत नहीं, एक राजनीतिक संदेश है, एक नई दिशा, एक नया सामाजिक गठबंधन। बिहार की राजनीति अब बदल चुकी है और यह बदलाव सिर्फ आज नहीं, आने वाले चुनावों पर भी गहरा असर छोड़ेगा। तो बिहार चुनावों का इतिहास निर्माण सिर्फ सीटों का खेल नहीं था, यह था सामाजिक समीकरणों, महिला शक्ति और नेतृत्व पर भरोसा का एक नया अध्याय। एनडीए की जीत एक संदेश है। संदेश की राजनीति अब सिर्फ बयानबाजी पर नहीं, जमीन पर किए काम और भरोसे की निरंतरता पर टिकी है।
महिलाओं की भागीदारी, ग्रामीण मतदाताओं की निर्णायक भूमिका और मोदी नेतृत्व की अपील ने मिलकर एक ऐसा जनादेश दिया जिसने बिहार की राजनीति की दिशा बदल दी। आने वाले वर्षों में ये ट्रेंड राजनीतिक रणनीतियों, सोशल इंजीनियरिंग और चुनावी गणित सब पर असर डालेगा और यही वजह है कि इन नतीजे को सिर्फ एक चुनाव नहीं, एक राजनीतिक मोड़ माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिहार चुनाव को लेकर कहा है कि अब देश की जनता काम देखने लगी है। जिन राज्यों में भी चुनाव ही रहा है और काम के आधार पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सब जगह पे डबल इंजन की सरकार बन रही है। देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही जो डबल इंजन की सरकारें काम कर रही हैं, उन कामों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। यहाँ भी अब देश की जनता काम देखने लगी है। जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहा है, काम के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सब जगह डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं। और बिहार के चुनाव में मैं तब भी गया था, कुछ लोगों ने वहाँ जनता के बीच में भ्रम फैलाने का भी काम किया। दो ऐसी पार्टियों के युवराज जो लोगों को भरमाने का काम कर रहे थे, लोगों के बीच में भ्रम डाल रहे थे, तमाम प्रकार के हमारे सैनिकों से लेकर देश के बारे में तमाम बातें ऐसी कर रहे थे जिसको देश की जनता ने और बिहार की जनता ने नकार दिया। उसी का परिणाम हुआ कि देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकारें काम कर रही हैं, उन कामों को प्राथमिकता दी है और डबल इंजन की सरकार बनाई है। इसलिए हम पूरी तरह से राज्य के लिए समर्पित होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा समेकित विकास राज्य के हर कोने कोने तक पहुंचे, ये हमारा संकल्प है। हमने सख्त कानून भी बनाए हैं, हमने अनेक ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं, नवाचार को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। विकास और विरासत ये हमारी प्राथमिकता में, उसको लेकर हम काम करेंगे। बिहार को पटना में बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने बिहार चुनाव को लेकर कहा है कि बिहार की जनता ने एनडीए को आशीर्वाद दिया है। एनडीए में बताया है कि ये जो ऐतिहासिक जीत है, ये प्रधानमंत्री मोदी का जो आग्रह था कि ज्ञान का विकास, यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी, इनके विकास के लिए ही आप कार्यकर्ता काम करते रहे हैं और उसका आशीर्वाद भी जनता ने उनको दिया है। ऐसी कई योजनाएं हैं जिसमें कि जाति धर्म न देखते हुए सभी लाभार्थियों को उसके लाभ एनडीए सरकार पहुंचाती रही है और आज आशीर्वाद के रूप में ही उसकी रसीद जनता ने बिहार में दी है। या बिहार की जनता ने आशीर्वाद एनडीए को दिया है। मैं मानता हूं कि बिहार भाजपा प्रभारी के नाते जो जिम्मेवारी केंद्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और सबने दी, वो जिम्मेवारी बिहार के सभी कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय नेतृत्व के दिशा दर्शन में हम सब ने मिलकर सफल की है और बिहार में एनडीए की ये जो ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक विजय है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आग्रह था कि ज्ञान का विकास, गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी यानी महिला, इनके विकास के लिए आप काम करते रहो और उसका आशीर्वाद जनता आपको देगी। मतलब प्रदेश सरकार की, नीतीश सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना, ये महिला, युवा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन सब समाज के लिए प्रामाणिकता से करते रहे। ये कोई चुनाव के पहले। चैनपुर विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार जमा खान ने बिहार में ही एनडीए द्वारा बहुमत का आंकड़ा पार करने को कहा।
लोगों को ही एनडीए का ही विकास और सौहार्द और भाईचारा पसंद है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसलिए वे इस पर भरोसा कर रहे हैं। सिर्फ विकास के नाम पर लोगों ने जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर विश्वास किया है और निश्चित रूप से विकास चाहने वाले लोगों को एनडीए पसंद है। सौहार्द भाईचारा मेरा विकास ये जनता को पसंद है, इसे जनता विश्वास में ऊपर कर रही है। तो विकास के नाम पे लोगों ने जाति, वर्ग, धर्म से उठकर लोगों ने विश्वास किया है। एनडीए सरकार ने बिहार के अंदर बहुत लंबी लकीरें विकास खींची है, हमारे कैमूर में भी खींची है, चैनपुर में भी खींची है। तो निश्चित तौर पर जो भी जनता है विकास चाहती है, स्वास्थ्य भाईचारा चाहती है, वो एनडीए को पसंद करेगी। जनता समझ चुकी कि जो कह रहा है उनका खुद दामन में दाग है। निश्चित तौर पर जनता ने एनडीए पर विश्वास किया है, हमारे नेता नीतीश कुमार जी विश्वास किया है उनका विकास देखकर। महागठबंधन मतलब ही नहीं था। जहाँ विकास हो रहा है, जो विकास की धाराएं बह रही हो, वो लोग बेमतलबी बात। आज ही कल हम देख रहे थे मोबाइल में क्या लिख रहा था, ये सब जनता समझ चुकी है। ये लोग तांडव करना चाहता है, तो निश्चित तौर पर एनडीए सरकार आएगी, विकास होगा, तांडव नहीं चलेंगे। ओडिशा, सिमलीपाल और आसपास के इलाकों में ही तापमान गिरने के साथ ही कोहरा छाया हुआ है और लोग ठंड से बचने के लिए आग के पास बैठे नजर आए हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में अभी तक सर्दी का सिर्फ ट्रेलर था, लेकिन अब सर्दी की असली पिक्चर शुरू होने वाली है, क्योंकि अब दिल्ली एनसीआर में सर्दी तांडव मचाएगी और अगले हफ्ते से ही ठंड का विकराल रूप देखने को मिलेगा। और सबसे खास बात यह है कि दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड बढ़ रही है। सुबह, शाम और रात बेहद ठंड होने लगी है और अगर दोपहर की बात करें तो अभी भी हल्की गर्मी जो है वो दोपहर में देखने को मिल रही है। मौसम में बड़े बदलाव को देखते ही लोगों में भी अब ठंड को लेकर एक अनोखी चीजें नजर आने लगी है। वो आग का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं और इसके लिए दिल्ली एनसीआर के लोगों को ही अब तैयार रहने के लिए भी कह दिया गया है, क्योंकि अब ठंड बढ़ने वाली है। इसके साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से भी अगले सप्ताह कैसा रहने वाला है और मौसम विभाग ने ही इसका पूर्वानुमान जो है वो भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अगले सप्ताह सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सजे हुए सूट और पीछे की ओर सवारे बालों के साथ कदम बढ़ाते हुए सीरिया के ही नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा का ही पब्लिक ट्रांसफॉर्मेशन अब निर्णायक दौर में दिख रहा है। कभी लड़ाकू वर्दी में नजर आने वाले ये शख्स अब नए नाम और नई पहचान के साथ दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं से हाथ मिला रहे हैं। आप सोचिए, जिस व्यक्ति पर अमेरिका ने कभी 43 करोड़ का भारी भरकम इनाम रखा हो, जिसके जिंदा या मुर्दा मिलने की शर्त रखी हो, उसे व्हाइट हाउस में वेलकम कर रहा है। ये वही अमेरिका है जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का दावा करता है। लेकिन हालात कुछ यूं बदले कि आज उसी व्यक्ति को व्हाइट हाउस में दावत मिल रही है जो अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 था। अल सरा व्हाइट हाउस में पहुंचने वाले पहले सीरियाई प्रेसिडेंट है। डोनाल्ड ट्रंप उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे। पहली बार जब सऊदी अरब में उनकी मुलाकात अल सरा से हुई थी, तब उन्होंने सीरियाई राष्ट्रपति को हैंडसम और टफ कहा था। दोबारा मुलाकात में ट्रंप ने कहा कि सबका एक बुरा अतीत होता है और अल सरा का भी है। शायद ट्रंप भूल गए हैं कि एक बुरा वक्त अमेरिका ने भी देखा था, साल 2001 में, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उसी अलकायदा की एक साजिश ने 2 टुकड़ों में बांट दिया, जिसके पूर्व सदस्य के साथ वो हाथ मिला रहे हैं। सोशल मीडिया पे इस वक्त एक न्यूज शो का एक क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें महिला एंकर सीरियाई प्रेसिडेंट से 19/11 को लेकर सवाल कर रही है, जिसमें महिला एंकर सीरियाई राष्ट्रपति से 19/11 को लेकर सवाल किया कि क्या आपको इस बात का पछतावा है कि अलकायदा ने वो हमला किया। इसके जवाब में अल सरा ने सीधे सीधे कहा, मैं उस वक्त सिर्फ 19 साल का था और बहुत छोटा था। मेरे पास कोई निर्णय लेने की क्षमता उस वक्त नहीं थी। उस वक्त मेरे इलाके में अलकायदा था भी नहीं। तुम आप इस बारे में एक गलत आदमी से सवाल पूछ रही हो। हम हर उस नागरिक के लिए शोक जताते हैं जो इसमें मारे गए और हमें पता है कि युद्ध में लोग कितना कुछ सहते हैं। बता दें, अमेरिका में 11 सितंबर को एक दर्दनाक दिन के तौर पे याद किया जाता है। ये वो दिन है जब एक आतंकी हमले में 3000 लोगों की जान चली गई। 11 सितंबर 2001 को अलकायदा के आतंकवादियों ने अमेरिका को दहलाकर रख दिया। इस हमले को 9/11 अटैक के तौर पे जाना जाता है। 11 सितंबर 2001 को अलकायदा के
19 आतंकवादियों ने 4 कमर्शियल विमानों को हाईजैक किया। 2 विमानों को न्यूयॉर्क सिटी की तरफ मोड़ा गया, जहां निशाने पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आया। आतंकियों ने हाईजैक किए गए विमानों को ट्विन टावर से ले जाकर लड़वा दिया। फिर कुछ ही घंटों में दोनों इमारत धराशायी हो गई। तीसरा विमान अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी कि पेंटागन में ले जाकर क्रैश कर दिया गया। चौथे विमान में पैसेंजर ने आतंकियों का विरोध करना शुरू किया, जिसके बाद वो कैलिफोर्निया के एक खाली खेत में जाकर क्रैश हो गया। इस हमले ने अमेरिका को दहला कर रख दिया। अल-सरा की ये टिप्पणी सुनने के बाद तो हर कोई हैरान रह गया। दुनिया जानती है कि आतंक की दुनिया में अल-जोलानी के नाम से मशहूर अल-सरा अल-कायदा के एक्टिव मेंबर रह चुके हैं। उन्होंने उसामा बिन लादेन, बगदादी जैसे आतंकवादियों से प्रेरित लेकर आतंकवाद की राह चुनी है और अब वो यहाँ तक पहुंचे हैं। आज अल-सरा इस तरह बातें कर रहे हैं मानो वो कितने मासूम हैं। कुछ ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया है, जब वो झट से भूल गए कि अमेरिका ने अल-जोलानी के मोस्ट वांटेड वाले पोस्टर जारी किए थे और अब नाम और हुलिया बदलने के बाद वो उसे गले लगा रहे हैं। आज हालात ऐसे हैं कि जिसने कभी अमेरिका को घुटनों पर ला दिया था, वही अब राष्ट्रपति के साथ डिनर टेबल पर बैठे हैं। राजनीति की ये तस्वीर बताती है कि दुनिया में न तो कोई दोष हमेशा के लिए है और न दुश्मन। वक्त बदलते हैं और इसके साथ बदल जाते हैं रिश्ते, चेहरे और नीतियां भी। अब सवाल है कि क्या अमेरिका सच में आतंक के खिलाफ है या फिर ये सब राजनीति के खेल का एक और चेहरा है। फिलहाल